पब्लिक हेल्थ के हवाले से, पॉपुलेशन के हवाले से, ऑर्गन डोनेशन के हवाले से, और कितनी वसी मौज़ूआत थे। एजुकेशन है, सोशल इश्यूज़ हैं, चाहे गिरगित बल्तिस्तान के कुछ इलाके में कोई मसला हो रहा है तो ज़ुबैदा आपा लिखती थी, ट्रांसजेंडर का मसला है तो उसके ऊपर ज़ुबैदा आपा का कॉलम आ रहा होता था, या फिर ख़वातीन की राइट्स के हवाले से बात है तो वो उसमें अमली तौर पे भी शामिल रही और उनके लिए लिखती भी रही। तो उनका कलम जो है वो एक बड़ी पावरफुल, जो कलम कहते हैं कि कलम की ताकत क्या होती है, वो उनकी थी, और उन्होंने दूसरी नई जनरेशन को भी मुंतकिल किया। सिर्फ अपने हाथ तक महदूद नहीं रखा, लेकिन जिस तरह का उनका काम था तो उससे उन्होंने दूसरों से भी वही काम लेने की कोशिश की। यहाँ पे उनके से ताल्लुक़ रखने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनके साथ जिन्होंने वक्त गुजारा वो यहाँ पे मौजूद है, इस हॉल में भी मौजूद है। और खासतौर से उनके दोस्त और अहबाब जो है वो तो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, सिर्फ कराची में नहीं। तो हम नहीं कह सकते कि कराची में रहती थी तो यहाँ पे हो। तो अभी हम प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन है या जूम के ऊपर है, तो आपको यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं हमें नजर आ रहा होगा कि हमारे मुख्तलिफ से लाहौर हमारे ताहिर अब्दुल्ला नाम है, ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से इमाम नसीर जो जिनका इस स्कूल से भी ताल्लुक़ रहा है, कमर साहब हैं, सौलिया साहिबा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिस वक्त यहाँ मौजूद हैं जिनके मुझे अभी नाम नज़र नहीं आ रहे। तो वो उनके बारे में बात करेंगे। तो मैं अपनी बात को मुख्तसर करती हूँ, सिर्फ यही कि अभी भी हमारे लिए वो मशअल राह हैं जो उनकी तहरीरें मौजूद हैं ज़ुबैदा आपा, और हमें अल्लाह हिम्मत दे कि हम उनकी उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकें, उनकी सफ़र को। यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम का इनेकाद किया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और मुश्किल पब्लिक स्कूल दोनों के ताउन से, क्योंकि दोनों जगह उनसे ताल्लुक़ रहा था। इर्तिक़ा में के बारे में उन्होंने अखबारात में भी लिखा, अपने कॉलम में भी जिक्र किया। इब्तिदा बिल्कुल इर्तिक़ा के इब्तिदा में वो किसी ना इनडायरेक्टली इर्तिक़ा में शामिल रही थी, स्कूल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मेंबर थी। यहाँ पे भी उन्होंने एक मॉडल प्रोजेक्ट करने का इब्तिदा की थी ताकि यहाँ पे कुछ क्लासेस लेके, ताकि बच्चे स्कूल नहीं जा सकते उनके लिए मादरी ज़बान में तालीम का सिलसिला जो शुरू किया जाए वो भी उन्होंने शुरू किया था। उनकी बहुत सारी आरा जो है स्कूल के हवाले से शामिल रही। तो हम इस सफ़र इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो इससे पहले कि मैं चाहूँगी कि अगर एक डॉक्टर मुबारक अली ने वीडियो रिकॉर्ड करके भेजी है तो वो हम सुन लें, क्योंकि लाहौर में जो है उनका था कि मसला कि आजकल बारिशों और दूसरी वजूहत की वजह से बहुत मुश्किल है कि पता नहीं होता कि नेट का कनेक्शन नहीं हो पाता और दूसरे मसाइल हैं। और दूसरे एक डॉक्टर तारिक रहमान जो हैं वो भी शरीक होना चाहते थे इस प्रोग्राम में, लेकिन उनकी सेहत की वजह से उन्होंने कहा मैं गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा, लेकिन आप मेरी तरफ से ज़रूर उन लोगों को मेरा फिक्र कीजिएगा कि मैं उनके सामने से उसमें शामिल हूँ। तो हम शुरू करते हैं डॉक्टर मुबारक अली की जो रिकॉर्डेड है गुफ्तगू को। उसके बाद जो है हम फ्लोर ओपन करेंगे। ऑनलाइन जो लोग हैं उनमें 1 बाय 1 लोग अपने ख्यालात का इज़हार करें। सबसे पहले तो ये कि ज़ुबैदा आपा से तो लगता है जैसे 100-150 साल से थी, इसलिए कि अब तक यकीन नहीं आया कि वो चली है। PMA में उनकी बहन काम करती हैं, हमारे जर्नल के एडिटर हैं। और तब घरेलू बात है कि PMA में अपने दफ्तर बुला लीजिए उनको। उसके अलावा जो उनकी कंसर्न हेल्थ के हवाले से कि बहुत ही 48 साल से हूँ, मुझे लगता है कि वो भी 48 साल से खराब। तो 4-5 जगह ऐसी है जहाँ के उनसे साथ उनका रहता था, मुख्तलिफ इशूज़ पर। प्लस ये कि मेरे छोटे भाई डॉक्टर शेर शाह से भी उनके जो आए थी कुछ लिखारी की हैसियत से। मैं चूँकि लिखारी नहीं हुई थी, हम गवाही जमा कर सकते। और वो दोनों लिखारी हैं, तो दोनों मुख्तलिफ इशू पर बात करते थे, मैं सुनता रहता था और अर्ज करता था कि इस व्यक्ति की जो बातें करते हैं और हेल्थ और दूसरे सोशल इशू की बात करते हैं। और अभी लगता है कि गली मुताबिक की जो है 8 काउंसिल में उनसे मुख्तलिफ इसी हवाले से बात हुई।
تو اتنے سارے فورن سے بات ہوتی تھی اور حیرت کی بات ہوتی تھی کہ اتنی معذوری کے بعد وہ ایک دم ہم لوگ کی طرح آتی تھی کرتے تھے. اور میں خالی ان کو دیکھ کر سوچتا تھا کہ پڑھ تو سکتی نہیں ہے لیکن اتنی ساری باتیں ان کو کیسے بتائیں, کیا ان کو کوئی بریف کرتا ہے روز. تو میں نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا کہ کون کے کان میں اور کون سناتا ہے, کوئی نہیں بتاتا. تو یقیناً وہ کچھ کیونکہ اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے سارے ایشوز پر, جیسے کہ میں ان سے ہیلتھ ایشوز پر مختلف کرتا تھا تو ڈاکٹر تھا اور ایجوکیشنل ایشوز پر بس پالیٹکس پر میں کوشش کرتا تھا کہ ان سے کچھ ڈاکٹر پانے, لیکن وہ شی واز اپڈیٹڈ آل دا ٹائم, فزیکلی پریزنٹ. اور سب سے خاص بات یہ کہ ان کو کبھی میں نے کمپلین کرتے نہیں دیکھا کسی بھی ایشو پر. یعنی کہ اب جیسے کہ پیڑنے کے ہال میں لائٹ چلی گئی, وہ دکھتا نہیں ہے, پھر کیا پتا کہ لائٹ گئی کہ نہیں گئی. گرمی ہو, ہم لوگ گرمی میں پریشان, سی نیور کمپلین کہ گرمی ہے, بس کہتی تھی کہ ہاتھ میں لائٹ آ گئی. سو کنٹینٹیو, سو سیٹسفائی اور ایسی وسیلہ کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ اور سب سے آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی دیکھنے میں مسئلے مسائل نہیں کیے, انہوں نے دونوں آنکھ دے دی اور ان دونوں آنکھ سے کوئی شخص دیکھ رہا ہے اس وقت. تھینک یو. ڈاکٹر ٹیپو سلطان, اب ہم آن لائن میں جو ہمارے مہمان موجود ہیں ان سے چاہوں گی کہ اپنے خیالات کے بارے میں سائنہ عبداللہ صاحبہ نے تو ابھی نظر آئی کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. بہت بہت مہربانی. ڈاکٹر نیئر موجود ہیں سینئر ہیں, ان سے بہت بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ زبیدہ مصطفیٰ جتنی قداور شخصیت تھی اور ہے اور ہمیشہ رہے گی, ہمارے دلوں میں بستی رہے گی, ہمارے ذہنوں میں بستی رہے گی. ہماری حاصل یہ کہ ذاتی دوست تھی بلکہ اور لفظ تھی وہ پاسٹ ٹینس میں بولنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے ایسی شخصیت کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک مینٹور کی حیثیت, ایک گرو کی حیثیت, ایک انسپریشن کی جو حیثیت ہے زبیدہ کی, وہ ہمیشہ قائم رہے گی. کبھی بھی ہم بلا نہیں سکتے. ایک جینٹل اور انسیومنگ اور مودسٹ اور ہمبل اور جس انکساری کے ساتھ زبیدہ اپنا کام کرتا ہے, اتنی قداوت اور شخصیت, اتنا ایک باڈی آف ایک ٹاورنگ کام نوعیت کا کام جو کیا انہوں نے, اور اتنی ایک ہمجہت شخصیت, اتنے سارے شعبے, اتنا سارا کام, اتنی ایک مہارت رکھنا اتنی ساری چیزوں میں اور موضوعات پر, یہ بہت کم لوگوں. اگر ان کے لیے ہم رینیسانس وومن کا استعمال کم پڑ جائے, شاید چھوٹی پڑ جائے. مجھے تو ذاتی طور پہ ان کا مجھے دوست کہنا ایک اتنا بڑا احساس ہے کہ انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے, دماغ بڑا ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو ہم بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ زبیدہ مصطفیٰ نے مجھے دوست کہہ کر پکارا, یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنا بڑا احساس ہے ہمارے لیے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے میرا ایک چھوٹی سی انگلش تھی کریکولم اور ٹیکسٹ بکس کے اوپر, تو وہ انہوں نے کور پڑھ کر اس پہ جو کالم لکھا وہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں کہ کتنا بڑا احساس ہے میرے لیے. اس کے بعد پھر مجھے یہ بھی ایک اعزاز انہوں نے بخشا, اور بہت بڑا اعزاز بخشا کہ بہت بڑی ہمارے ملک کی شخصیات آئی رحمان صاحب اور زہرا یوسف صاحبہ کے ساتھ میرے گھر انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ میں ان کی جو آخری کتاب تھی, میرا گھر میں آخری کتاب تھی, مائی ڈال ایئرس کا
اس نے چھوٹی سی ایک میری طرف سے ایک اپنا سا ایک نظریہ میں نے اس میں بھی پیش کیا، جو کہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا بہت بڑا احساس تھا کہ اتنی بڑی شخصیات آئیے رحمان صاحب اور یوسف صاحبہ کے ساتھ مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں بھی لکھنا ہے، تم ایجوکیشن پہ کام کرتی ہو، تمہیں لکھنا بہت ضروری ہے۔ کہ جی نہ میں جرنلسٹ، نہ میں لکھاری، نہ میں کچھ بھی نہیں ہوں کہ نہیں، تو پھر چھوٹا سا ایک وہاں بھی موجود ہے۔ اگر دوست اجازت دے تو میں ان کے کالم کا حوالہ چیٹ باکس میں شیئر کر سکتی ہوں۔ ریسٹ ان پیس زبیدہ، آپ نے اپنی بینائی کے جانے کے بعد جو کام کیا وہ ایک نئی دنیا تک ہمارے لیے ایک مثال رہے گی، انسپریشن آپ رہے گی۔ آپ نہ صرف یہ کہ ہماری گرو نہیں آخری دم تک، لیکن آپ نے ایک ایسی ایک روشن مثال پیدا کی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اگلی جنریشن تک کے لیے ایک انسپریشن آپ رہیں گی۔ ریسٹ ان پیس منتھلی، تھینک یو۔ بہت شکریہ عبداللہ صاحبہ۔ اب ہمارے جو ابھی آن لائن جو فالو کرتے ہیں ڈاکٹر ڈی ایچ نیر کا آپ نے بھی ذکر کیا، تو میں چاہوں گی ڈاکٹر ڈی ایچ نیر کا کریکولم کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے تعلق رہا ہے، تو وہ اپنے کچھ خیالات ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیں۔ جی تو میں اگر بات کرنے کی بات ہے پرانی پروجیکٹ میں ان کی بات کرتے ہیں ہمارے پاس ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوتا ہے، تو بولتے ہیں جیسا کہ مجھے کو یہاں سے ہندی میں پڑھائی جائے تو سب سے بڑے ہمارے حاضرین میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ مصطفیٰ ہماری صف اول کی صحافی تھی، اور ایک ایسی صحافی جنہوں نے اپنے بہت گہرے نقوش چھوڑے ہیں اپنے شعبے میں۔ میں اس پہ 2 منٹ بعد بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ وہ صحافی بہت بڑی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ انسان بھی بہت بڑی تھی، شاید زیادہ بڑی انسان تھی۔ ان کا جو کینوس ہے وہ بہت بڑا کینوس تھا۔ انہوں نے جو کچھ لکھا اس میں بھی سوشل ایشوز کے اوپر، پولیٹیکل ایشوز کے اوپر، اکانومی کے اوپر، ایجوکیشن کے اوپر، تو اتنا وائڈ کینوس ان کا، پھر وہ کی ایک اپروچ، ان کی اپروچ ایک بڑی روشن خیال اپروچ تھی، ایک انسان دوست اپروچ تھی، اور میں ان کو بہت آسانی سے ایک تہذیبی انسان قرار دے سکتا ہوں۔ ایک ایسا انسان جو تمدن کی نمائندگی کرتا ہے، تہذیب کی نمائندگی کرتا ہے، اور اس کے لیے اس نے اپنے قلم کو وقف کیا تھا۔ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ کی جو کیریئر ہے وہ بہت ہی انسپائرنگ ہے۔ کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے ماسٹرز کیا، اس کے بعد وہ PIIA چلی گئیں، اور ریسرچ سے، انٹرنیشنل افیئرس میں ریسرچ سے انہوں نے آغاز کیا۔ لیکن پھر ان کے ٹیلنٹ کو دیکھنے والے احمد علی خان صاحب تھے، انہوں نے انہیں دعوت دی کہ وہ ڈان کو جوائن کریں، اور جب انہوں نے ڈان جوائن کیا تو یہ بھی احمد علی خان صاحب کا ویژن تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ پولیٹیکل جرنلزم کے بجائے بہتر ہے کہ آپ سوشل ایشوز کو دیکھیں اور ان کے اوپر کام کریں۔ ریسرچ کا جو ان کا بیک گراؤنڈ تھا وہ یہاں پہ آن کے کام آیا،
انہوں نے ڈیسک پہ بیٹھ کے جرنلزم نہیں کیا بلکہ فیلڈ میں جا کے چیزیں دیکھیں اور مٹیریل اکٹھا کیا۔ میرا خیال یہ ہے کہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے جس زمانے میں انگریزی صحافت شروع کی وہ بہت چیلنجنگ زمانہ تھا۔ اس وقت ہمارے پاس انگلش جرنلزم میں ایسے بڑے لوگ موجود تھے، احمد علی خان صاحب تھے، مظہر علی خان موجود تھے، ایم اے نقوی صاحب موجود تھے، سلطان احمد موجود تھے اور سید نجیب اللہ موجود تھے، اے ٹی چودھری تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن سے پاکستان کی انگریزی جرنلزم کا وہ معیار قائم ہوا جو ہماری اس وقت کی جرنلزم کو دنیا کی کسی بھی اچھی جرنلزم کے اعتبار ہمیں رکھ کے دکھاتا ہے۔ وہاں انہوں نے جرنلزم شروع کی اور ایک دم ہم دیکھتے ہیں کہ 2-1 سال کے اندر ان کا بھی ایک بڑا اسٹیچر بنا۔ ڈان میں انہوں نے بڑے تجربات بھی کیا۔ احمد علی خان جی نے بڑی اسپیس دی کہ وہ اپنی جو کریٹیو اسکلز ہیں ان اسکلز کو استعمال کریں۔ ایک عرصہ انہوں نے سوشل ایشوز کو پہ کام کیا، پھر ان کو کہا گیا کہ وہ ایجوکیشن کے صفحہ جو ہے وہ ایڈٹ کریں۔ انہوں نے ایجوکیشن کا صفحہ ایڈٹ کرنا شروع کیا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ وہ لٹریچر پہ ایک صفحہ نکالیں۔ انہوں نے لٹریچر پہ صفحہ نکالنا شروع کیا تو پہلے ہی صفحہ جو تھا اس میں نیلسن مینڈیلا کی آٹوبایوگرافی اسی زمانے میں آئی کہ وہ سیریلائز ہونا شروع ہوئی اور پہلے ہی ایشو سے وہ اتنا پاپولر ہوا۔ اس کے بعد جو ہے چند ہی ایک سال بعد بکس اینڈ آتھرس کا سلسلہ شروع ہوا۔ میرے خیال میں 10-11 سال بکس اینڈ آتھرس میں چلا۔ یہ پاکستان کا سمجھیے کہ ایک ایسا جریدہ تھا جو ٹائمز لٹریری سپلیمنٹ اور لندن ریویو آف بکس اور نیو یارک ریویو آف بکس کے ہم پڑھا تھا۔ 10-12 صفحے کا یہ شمارہ ہوتا تھا جس کے اندر ہر ہفتے کتنا مٹیریل ہوتا تھا، کتابوں کے ایکسرپٹس ہوتے تھے، کتابوں کے ریویوز ہوتے تھے، وہ پروفائلس لکھواتے تھے۔ انہوں نے جیسے ڈاکٹر فیروز احمد کا پروفائل لکھوایا، انہوں نے ہماری کئی کتابوں کو اس کے اندر اس کے ایکسرپٹس شائع کیے، ہماری اردو کی کتابوں کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کے ایکسرپٹس انہوں نے بکس اینڈ آتھرس کی شائع کی اور بدقسمتی سے بکس اینڈ آتھرس 10-11 سال چلا۔ اس کے بعد جب زبیدہ صاحبہ اس سے الگ ہوئی تو جلد ہی وہ بھی ختم ہوا۔ زبیدہ صاحبہ نے ایڈیٹوریل پیج پہ بھی کام کیا، ایڈیٹوریل بھی لکھے انہوں نے، اور پھر جب وہ ریٹائر ہوئی تو اس کے بعد وہ فل ٹائم ریسرچ کی طرف انہوں نے ایجوکیشن کو اپنا سبجیکٹ بنایا۔ میں دیکھ رہا تھا جو چیزیں مجھے اپنے میری ریفارمنگ اسکول ایجوکیشن ان پاکستان کی بات کی کتاب ہے، اس سے پہلے جرنی آف لینگویج ان ایجوکیشن آئی، اس کے بعد آخر میں سمجھیے مائی ڈان ایئرز آئی۔ ایک اور کتاب انہوں نے ایس آئی یو ٹی کے اوپر لکھی، ایس آئی یو ٹی اسٹوری میکنگ دی امپاسبل پاسبل۔ اور میرے لیے تھوڑی سی اور خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ 2004 یا 5 میں ڈان میں ایک اور بہت ہی نفیس خاتون ہوتی تھی، بہت ہی محنتی جرنلسٹ محسون حسین۔ محسون حسین کا انتقال ہوا تو زبیدہ صاحبہ کو یہ خیال آیا کہ محسون کے کالم ہمیں چھاپنے چاہیے۔ انہوں نے وہ سارے کالم اکٹھا کیے اور انہوں نے کرامت علی صاحب سے ذکر کیا تو کرامت نے سے کہا کہ دیکھیے اس کام کے لیے مناسب آدمی جو ہے وہ جعفر ہے، کراچی یونیورسٹی میں ہے، پاکستان اسٹڈی سینٹر میں، ان سے بات کریں۔ تو زبیدہ صاحبہ نے مجھے فون کیا اور پھر ہم نے وہ بیڑا اٹھایا۔ یہ جو کتاب ہے میرے پاس یہ محسون حسین کے کالمس ہیں اور اس کا ٹائٹل ہے فار لائف پیس اینڈ جسٹس۔ یہ ان موضوعات پہ لکھے ہوئے یہ کالم ہیں جو ہم نے 2005 میں یہ کتاب شائع کی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں ان آرٹیکلس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ تو زبیدہ صاحبہ بہت خوش ہیں، انہوں نے کہا ہاں بالکل کرائیں آپ۔ تو کس سے کرائیں؟ ڈان ہی میں موجود تھے ہمارے حسن آفی صاحب اور وہ ڈان کی بکس اینڈ آتھرس میں اردو کتابوں والا سیکشن جو ہے نا وہ کور کرتے تھے۔ میں نے آفی صاحب سے ریکویسٹ کی، وہ انتہائی محنتی آدمی، انہوں نے بیٹھ کے وہ سارے کلر کی اس کتاب کے اندر شامل ہیں
وہ ترجمہ کرتے ہوئے دیے، میں نے کمپوز بھی کروا دیے. انٹرویو حالات ایسے ہوئے کہ وہ اردو کتاب تو نہیں آ سکتی لیکن وہ چیزیں میرے پاس محفوظ ابھی ہوئی ہیں. تو یہ سارا کچھ 20 سال سے براہ راست ان سے رابطہ تھا. پچھلے 6-7 سال میں کراچی میں جتنے اردو لٹریچر فیسٹیول ہوئے اس میں ایک سیگمنٹ ہمیشہ میرا ہوتا ہے ایجوکیشن کے اوپر، اور میرے ہر سیشن کے اندر زبیدہ صاحبہ موجود ہیں. ان کا جو پرفیکشنزم تھا، جو اکانومی آف ورڈس کی ان کی بات تھی، وہ کوئی فضول لفظ لکھنا نہیں چاہتی تھی، وہ کوئی فضول بات کرنا نہیں چاہتی تھی. تحریر ان کی اتنی نبی کھلی ہوتی تھی، وہ ایڈجیکٹوس کا استعمال کم سے کم کر رہی ہوتی تھی. یہاں گڈ لکھنا ہے گڈ لکھ رہی ہیں، وہاں ویری گڈ نہیں لکھیں گی وہ. تو ایک ایسا انسان جب اگلے دن صبح ہمیں اسٹیج شیئر کرنا ہے، ہمیشہ ان کا فون کہ کل ہماری گفتگو کا دائرہ کیا ہو. تو میں ان سے پھر باقاعدہ ڈسکس کرتا تھا کہ آپ سے جو ہے ہم پرائمری ایجوکیشن پہ یا مدر ٹنگ میں جو ایجوکیشن ہے اس کے موضوع پر بات کریں گے. ہماری بڑی ہمیشہ گفتگو ہوئی. تو بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں، میں نے ٹائم بھی بہت دے لیا، اور کلیم صاحب مجھے مختلف طرح کے اشارے بھی کر رہے ہیں تو میں ڈر بھی رہا ہوں، اس سے ویسے بھی سارا شہر ڈرتا ہے. تو بہت میرا خیال ہے زبیدہ مصطفیٰ جو ہے بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی شخصیت تھی، بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا. زبیدہ مصطفیٰ ایک میرے خیال میں ان کا خزانہ تھی خود، لیکن اس کی لمٹیڈیٹی یہ تھی کہ جب بھی بہت لکھنا چاہتی تھی تو اس کو ریکنفرم کرنا چاہتی تھی کہ وہ نیٹ لکھ رہی تو ٹھیک لکھ رہی کہ نہیں لکھ رہی. مجھے یاد ہے کہ جب بھی وہ کہیں حمزہ صاحب کا ریفرنس دینا چاہتی تھی مجھ سے پوچھ لیتی تھی کہ اس پیپر کا حوالہ ہے، حالانکہ مجھے پتا تھا کہ ان کو ازبر ہوتی تھی. دوسرا جو زبیدہ مصطفیٰ کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم جب آیا، اس پر ہماری کچھ کمیٹی بنی، ڈاکٹر فرید کو بھی یاد ہوگا. تو میں سب سے اسٹرانگیسٹ وائس اگر تھی تو زبیدہ مصطفیٰ کی تھی. وہ کہتی تھی کہ یہ جو ڈینائل آف اوورمیشن آئیڈینٹی ہے، یہ قوموں کی شناخت کی ڈکلائن ہے کہ ساری ایجوکیشن جو ہے جو 73 کے آئین میں بھی پارشلی ڈیوائڈ وہ ڈیوالو ہے، اس کو آپ واپس لے کر آپ مرکز کے حوالے کرتے ہیں. تو میرے خیال ہے جب نیشنل کریکولم کونسل بنی اس کے اندر سب سے جو اسٹرانگیسٹ وائس تھی وہ زبیدہ مصطفیٰ. اور آخری بات کر کے میں نکلوں گا کہ وہ جو ہم پولو فریرے کی بات کرتے ہیں تو زبیدہ مصطفیٰ کو بلیو کرتی تھی کہ جب تک بچہ امپاور نہیں ہوگا، جب تک بچہ امپاور نہیں ہوگا تب تک تعلیم جا نہیں سکتی، اور اس کا واقعی دم تک رکھتی ہے. بہت شکریہ. بچہ کی امپاورمنٹ کی بات کی تو اس سے مجھے خیال ہے کہ زبیدہ اپنی ایک اور دوست کا ذکر کرتی تھی جو ستارہ نام ہے اور سندھ کے کسی گاؤں سے تعلق اس کا ہے. تو کہتی تھی وہ انقلابی ہے کیونکہ اس نے جب اسکول گئی تو اس نے یہ اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ میں جو ہے مجھے کسی اور زبان میں پڑھایا جائے، مجھے سندھی میں پڑھنا ہے، اور اگر نہیں پڑھائیں گے سندھی میں تو میں نہیں پڑھوں گی. تو زبیدہ آپا بڑے فخر سے اس کا ذکر بھی کرتی تھی، اس کے ساتھ تعلق بھی تھا. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں تو اس سے سندھی سیکھ رہی ہوں، میں اس سے سندھی میں بات کرتی ہوں اور میں لینگویج سیکھنا بھی چاہتی ہوں. تو اس طرح کی ان کا تھا کہ کس طرح وہ ریبیلین یا بچوں کو امپاور کرنے میں دلچسپی رکھتی تھی. بعد میں ابھی کچھ نوری مہمان جن کو کہیں اور بھی جانا ہے تو میں امبر سے درخواست کروں گی جو ان کا جرنلزم کے حوالے سے ان کا تعلق رہا ہے تو وہ اس حوالے سے. Zubeda Appa was truly an iconic person. میری ان سے پہلی دفعہ ملاقات دور میں ہوئی تھی which I just joined, اور وہ وکسن آفس رن کر رہے تھے، اور it was just an incredibly amazing atmosphere جو ان کے آفس میں ہوتا تھا کیونکہ ہر قسم کی کتابیں ہوتی تھیں وہاں پر، اور وہ she was very happy کہ کوئی آئے اور وہ اس پہ لکھے. And she would just let me look at any of the books, اور اس میں چوز کریں اور اب لکھیں. بس ان کا یہ ہوتا تھا کہ ینگ لوگوں کو انکریج کرنا، ان کو کانفیڈنس دینا so that they bring about a change in the society. I think what made her incredibly unusual a person was not کہ وہ اپنے بارے میں اپنا سیلف پروموشن ایسی چیزوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی تھی، بلکہ وہ کہتی تھی کہ آپ کیا کانٹریبیوٹ کر سکتے ہو. اگر کسی ینگسٹر میں اس وقت لگتا تھا کہ ایجوکیشن میں انٹرسٹ ہے تو وہ انکریج کرتی تھی آپ ایجوکیشن پہ لکھیں، میڈیم آف ڈاؤن نیوز پیپر. اگر آپ کو لٹریچر میں شوق ہے آپ بکس لکھیں. سو شی واز اباؤٹ ڈیولپنگ دا سوسائٹی مور
about getting a positive change in the society. And I think is वजह से although she will be incredibly missed, I hope कि उनका जो contribution है it continues, and I hope कि spirit of making things better वो भी continue हो. We will miss you, Zubeda Appa. देश सेवा इंडिया राणा साहिबा जो ने बार बार कह रही है, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था कि उन्होंने मुख्तलिफ सोशल मौज़ूआत पे लिखा, तो उसमें ट्रांसजेंडर का भी मौजूद था और उनके साथ वो बहुत शामिल भी रही. तो मैं चाहूँगी कि इंडिया राणा उनसे अपनी मुलाकात करें. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे भाई को बहुत बहुत शुक्रिया. जिस दिन मैंने ज़ुबैदा आपा की खबर सुनी और मैं पूरी रात सो नहीं सकी कि एक दफ़ा उसने बुला के जब मैंने तो क्या मुझे मुख्तलिफ दुनिया के साथियों ने मेरे लिए जब 2013 में मैंने इलेक्शन लड़ा, 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग आई जब हमारे राइट्स के बाद हुई, तो देवने मुझसे भी काफ़ी साथी आए, मगर वो कुछ इस तरह के सवाल और जवाब कर रहे थे जिसमें मुझे नज़र आ रहा था सूरज. मगर ज़ुबैदा से पहली दफ़ा मेरी मुलाकात हुई, उसके बात करने का अंदाज, उसके तरीके का अंदाज डिफरेंट लगा मुझे. और फिर वो चीज़ पूछना चाह रही थी जो आप कहना चाहती हैं कि जिद्दोजहद कहाँ तक पहुँची. मैं फिर 2002 से और अब तक तो माशाअल्लाह काफ़ी मतलब होगी जिद्दोजहद, मगर वो एक ही बात को फिर उनमें एक सवाल जवाब एक ठहराव था, एक ठहराव था उनके सवाल जवाब में. वो अगले के पास पूरी पूछती थी करती थी, तो फिर वो बातें जब कर रही थी मैं उसकी तरफ देख रही थी, वो कहने लगी मतलब मैंने उनको बोला कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं. उसने बताया इतने अरसे से मैं काम कर रही हूँ. आपको दे दिया मेरे आंखों की बिनाई जा चुकी है. तो मैंने बोला आप ऐसे ही बोलने कि आपकी आंखों की बिनाई जा चुकी है. आपके अल्फाजों से तो हजारों लोगों की आंखों की बिनाई आ गई है. जो लोग देखते हैं आंखों से, कानों से सुनते हैं, मगर उनकी आंखों की बिनाई का मतलब है वो उस चीज़ को, उस सच्चाई को, उस बात को आगे बयान नहीं कर सकते जब कुछ कर नहीं सकते. तो आपने तो कितने सारे लोगों की आंखें दी हैं. तो मैंने बोला आपने ये कैसे बात कर दी कि आंखों, तो ये जो आज मुझसे आप बात कर रही, जो मेरे एक अंदर मैं सोच रही थी कि 2002 से काम कर रही हूँ, अभी 2000 मतलब अभी तो मतलब 2025 आज से 2 साल पहले की बात है. मैं सोच रही थी कि मैं रिटायरमेंट अब ले लूँ, अपने लोगों को बोलूँ कि भाई आप इस बागवान को आगे लेके चलेंगे. मगर ज़ुबैदा आपा से मिलने के बाद मेरे में एक एनर्जी आई, एक ताकत आई कि एक खातून ने जब इतना बड़ा काम करने के बाद वो अब भी किसी चीज़ को भी मतलब आड़े नहीं आने दे रही. अपने फन के अलावे से अपने जो उसका जज्बात है, जो उसकी ताकत है कलम, उसको उस चीज़ में महदूद नहीं होने जा रही. वो आप भी काम कर रही, तो मैं क्यों नहीं काम कर सकती. तो ज़ुबैदा आपा की मैं तारीफ करूँ तो एक सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी, वो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है. और सबसे बड़ी बात जो मुझे उनकी अच्छी लगी, वो फिर उस दिन तो कबीले गेंटू हुआ, आप लोगों ने साथ खाना खाया, खत्म हो गया. फिर उसमें वक्फन बवक्फन वो पॉज करके मुझे पूछती थी कि बिंदिया ये बात तुमने कही थी, मैंने ये इस तरह लिखी है, क्या ये तुम्हें सही लग रही है, या फिर तुम चाहती हो कि मैं इसको किस तरह लिखूं. तो मजाक कर सकती इस बात की. तो मैं हैरान हो जाती थी कि कौन है, एकदम जिसने पूछ लिया बस कर लिया, उसने छाप दिया, बात खत्म हो गई. मगर वो वजाहत पूछती थी कि शायद तुम उसके पे जो तुमने ये बात करी हो ये लिखी ऐसे जाएगी, हो सकता है वो आपने दूसरे तरह की बात कही हो, वो फिर सुनने वालों को इस तरह. तो ज़ुबैदा आपा एक हमारे लिए एक, मैं समझती हूँ कि साफियों के लिए, दूसरों के लिए एक एटमी ताकत से काम करेगी. आज भले वो हम में नहीं है, मगर आज भी ज़ुबैदा आपा हम में है, क्योंकि हम उनके जो चीज़ें लिखी हुई, जो उसने सकाफत में काम किया, जो उसने चीज़ें उजागर करी, और उन मौजू पे, उन चीज़ों पे आज भी लोग रवा दवा हैं, तो वो हमारे साथ हैं. बस मेरे पास
الفاظ نہیں ہے کہ مطلب وہ ایک مثال تھی اور مثال ہے. اور میں تو حیران ہو جاتی تھی وہ کبھی بھی مطلب وہ اس انٹرویو کے بعد کوئی 10 دفعہ مجھ سے بات کر رہی ہوتی تو مجھے کہتی تھی آپ مصروف تو نہیں ہیں. تو میں نے بولا جب آپ بات کرتے ہیں تو میرے کو دل کو ایک سکون پہنچتا ہے. تو میں اسے یہ کہہ نہیں سکتی تھی کہ جہاں پہ میں ایک الگ ایک مطلب جھنڈا رکھنے والا تھی اور دوسروں کو سونپنے والی تھی اب آپ لڑائی لڑو, وہاں پہ آپ کی باتوں نے ایک میرے اندر ایک جستجو ایک طوفان پیدا کیا کہ نہیں اگر آپ ابھی تک کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. تو بس میں اس کے لیے یہی کہوں کہ اللہ کو جنت میں دوست میں جگہ دے. اگر ہم لوگ مختلف لوگ بولتے ہیں جی یہ چلیں گے یہ چلیں گے یہ چلیں گے, مگر وہ ایک ہم سب کے لیے مثال ہے. کچھ لوگ جاتے بھی نہیں جاتے ہیں, وہ زندہ رہتے ہیں, وہ لوگوں کی دلوں میں زندہ رہتے ہیں, وہ آرٹیکل کے ذریعے زندہ رہتے ہیں, جو وہ پودے لگاتے ہیں جن چیزوں پہ روشنی ڈالتے ہیں, وہ جو پروان چڑھ کے ایک بہت بڑی ایک مطلب کوئی بھی اگر یونیورسٹی ہے تعلیمی ادارے کوئی وہاں کمی ہوتی ہے پوری کرتے ہیں, چھوٹی سی ایک بات جو ہے ایک بہت بڑا کام کر جاتی ہے. وہ کارواں رواں دواں ہوتے ہیں. کچھ لوگ رہ کے بھی وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, ہماری ویب سائٹوں پہ رہتے ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ زبیدہ ہم سب میں ایک ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت فردوس میں جگہ دے. میں نے سنا ان کی دعا میں بھی ہے کہ مگر زبیدہ اپنی زندہ ہے اور ہمارے دلوں میں. تھینک یو سو مچ. خوبصورت بات یہ کہا بھی جاتا ہے کہ استاد ہو یا جو علم دینے والا ہو یا جو اپنے اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ منتقل کیا ہوتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے, اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ہمارے اندر جذب ہو چکا ہوتا ہے. تو وہ ہم چاہیں یا نہ چاہیں وہ ہمارے اندر موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح ہمارے اپنے کاموں کے ذریعے بھی اس کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. میں عبدالخانی جویجو صاحب سے درخواست کروں گی کہ وہ زبیدہ مصطفیٰ کی شخصیت اتنی بڑی ہے, ان کا کام جتنا بڑا ہے اور بڑا لمبائی میں بھی بڑا ہے اور وسعت میں بھی بڑا ہے. دوسرے صاحب سے میرا تو ان سے بالکل ہی معمولی سا تعلق بنا, لیکن یہ بھی خوش قسمتی ہے میری کہ تعلق بنا. ایک تو ڈاکٹر مبشر حسن صاحب نے ایک پروجیکٹ کیا تھا, کا خیال تھا کہ یہ پاکستان کی ریاست ایسے چل نہیں سکتی تو اس کو ٹھیک کیا جائے. تو انہوں نے پاکستان سے ان کی کرائٹیریا کیا تھی, لیکن انہوں نے کوئی 15-16 بندے منتخب کیے اور وہ سلسلہ چلایا اور پھر ایک بکلیٹ انہوں نے طے کی میکنگ پاکستان اے ٹینبل اسٹیٹ. تو اس میں انہوں نے زبیدہ مصطفیٰ تھی, انیس ہارون تھی, شاہد کارزار تھے, میں تھا, کچھ اور لاہور سے دوست تھے 15-16. اس کی 2-3-4 میٹنگیں اس میں زبیدہ مصطفیٰ اپنے ساتھ بیٹھے تھے اور تھوڑی گفتگو بھی کی. دوسرا موقع ہوا جیسے سب نے کہا کہ وہ اتنی مختلف شعبوں میں کام کرتی تھی اور مہارت رکھتی تھی. تو ہم سیاسی کارکن ہیں, ہم ہر سال کارکنوں کی تربیت کا ایک پروگرام کرتے ہیں. تو ان دنوں میں کلیم قرآنی بھی ہمارے ساتھ یہ سماج میں موجود تھے. تو ان کے ذریعے سے زبیدہ مصطفیٰ کا بھی ایک لیکچر ہمارے اس تربیتی پروگرام میں رکھا گیا تھا. تو اس حوالے سے بھی ان سے واسطہ ہوا. اور جو یہاں ذکر ہوا ہے ڈان میں اور ان کے خاص کر تعلیم پہ جو آرٹیکل ہوتے تھے, اور بھی میں پڑھتا تھا. ڈان کو میں 50 سال سے پڑھ رہا ہوں, لیکن جیسے دوسرے بھی دوستوں نے کہا کہ ان کی خاص بات تعلیم تھی. اور تعلیم میں بھی ایک تو مدر ٹنگ اور دوسرے لڑکیوں کی تعلیم, یہ ان کی تعلیم میں خاص 2 چیزیں ہوتی تھیں. تعلیم پہ اور بھی ڈان میں ہی شاہد صدیقی صاحب, انجم الطاف صاحب یہ بھی لکھتے تھے, اور میں خاص کر کے ان سب کے میں نے کافی ان کے کالم کٹھے بھی کر کے رکھے ہیں. لیکن ان کی جو ایمفسس تھا وہ ایک تو مادری زبان پر اور دوسرا لڑکیوں کی زبان پر, مطلب لڑکیوں کی تعلیم پر. تو یہ ان کی ایک نمایاں بات تھی. اور ایک معاملے پر میں نے ان سے اختلاف بھی کیا تھا.
वो भी थोड़ा कर दूँ। जब ये मौलाना ताहिर कादरी ने घेराव किया था उनकी ज़बान में इस्लामाबाद का पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, बज़ाहिर बहुत बड़ा उनका नाम हुआ, सलाम किया, फिर हुकूमत ने उनसे मुज़ाकरात किए और कुछ उनके मुतालबात माने। उस पर ज़ुबैदा मुस्तफ़ा ने एक आर्टिकल जो वो लिखती थी डान में लिखा, उसका हवाला करके कि ये ऐसे उन्होंने इतना ज़बरदस्त किया और सरकार को मजबूर किया कि उनके मुतालबात माने, तो हम जो लेफ्ट वाले हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते। उनका तो आर्टिकल था, मैंने फिर डान में एक लेटर लिखा जो छपा था, तो मैंने कहा कि इसमें बड़ा फ़र्क है। लेफ्ट के जो हम लोग हैं वो रियासत को चैलेंज करने वाले हैं, ये लोग रियासत के साथारी हैं। और मेरे ख्याल में आखिरी जुमला मैंने लिखा और आज का भी आखिरी जुमला है कि मेरे ख्याल में हम लेफ्ट वाले कमज़ोर इस वजह से नहीं हैं कि हम उन जैसे तरीके क्यों नहीं इख्तियार करते, बल्कि हम कमज़ोर इस वजह से कि हमने अपने तरीके छोड़ दिए हैं। तो ये एक इख्तिलाफ भी था, अदरवाइज मैं इनसे बड़ा इंस्पायर था। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। हमारे ऑनलाइन उसमें जो कि फातिमा जवाद साहिबा भी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि वो अपनी बहन के हवाले से कुछ गुफ्तगू करें। फातिमा जवाद साहिबा, फातिमा जवाद जो है उनकी ज़ुबैदा आपा की बहन है, बड़ी बहन ज़ुबैदा आपा की, और आखिरी दिनों में ज़ुबैदा आपा उन्हीं के साथ में। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम डॉक्टर फातिमा जवाद, जी जी आवाज़ आ रही है मैं आपकी। आप जो बयान करना चाहती हैं आप बिल्कुल बयान कीजिए। हमारे लिए
जुबैदा आपा इंस्पिरेशन की बहुत सारी चीज़ों में लोग उनसे सीखते रहे और जाते जाते भी लोगों को उन्होंने इंस्पायर किया। बहुत वर्षे से हमारे कोई ऐसी शख्सियत का नाम नहीं आता कि जिसने अपनी आँखें या कॉर्निया डोनेट किया हो। तो एक बार जुबैदा आपा का नाम आने के बाद सोशल मीडिया भी ये बात बार बार आ रही है, तो लोगों को उससे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए। तो हमेशा तो ये कि हर लम्हे उनकी हर ज़िंदगी का लम्हा जो है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत बड़े उससे कंट्रीब्यूट किया है। हमारे दरमियान आज सौलिहा आपा भी ऑनलाइन मौजूद है, ये कनाडा में होती है, बहुत एक्टिव उसमें रही कैंडिको में ये। तो मैं सौलिहा आपा से गुजारिश करूँगी कि वो अपने कुछ हमसे बातें शेयर करें। सौलिहा आपा हर तरह से लगा, चाहे वो सियासी रहा हो या सोशल रहा हो या औरतों के सिलसिले में हो या छोटे बच्चों के शादी के सिलसिले में हो, मिसिंग पर्सन के सिलसिले में हो, हर उसका कारण देखा करती थी और हमारे प्रोग्राम को हाईलाइट करती थी कि इनका जो है ये प्रोग्राम बेहद ज़रूरी है। और उनके लिखने का अंदाज ऐसा था कि आप उस पर कोई सख्ती नहीं देखते, बल्कि बहुत ही नरमी के साथ वो उस बात को वाज़ेह करते और ऐसा वाज़ेह करती थी कि तो दिल में घर कर हुआ। ये चीज़ें बड़ी होती थी। एक मतलब क्या हुआ कि किसी ने प्रोग्राम में काम करते उसके ऊपर उसने मैं भी शरीक। जब मैं वहाँ पे गई हूँ बात की बैठी थी और भी लोग थे, उससे उन्होंने एक सवाल किए कि कैसे हो जाए क्या होता है। हालांकि वो जानती नहीं थी, लेकिन वो चाहती थी कि लोगों को वाज़ेह करें। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, मैंने बताया कितना अच्छा लगा। मैंने सुबह मैदान देखा, उसमें पूरी पालन कर और उसे मेरा नाम था, खुशी मिली है। लेकिन मेरी हैसियत ये होती कि उन्होंने अपने बारे में मेरा जिक्र किया कि मैंने किस तरह से बात की है। बहुत अजीम खातून थी, बगैर किसी शोहरत के, बगैर किसी अपने दिखावे के, तो बहुत अच्छी काम है। उनकी लिखाई के ऊपर जो है फिदा है, और जो लिखा बहुत अच्छा लिखा, बहुत समझदारी से लिखा और लोगों को जो मसाइल हैं उनको वाज़ेह किया। सिविल सोसाइटी के हर इश्यूज़ के ऊपर जब भी कोई मुजाहिरा होता है और एहतजाज हो रहा है उसको जरूर वाज़ेह करते हैं। सिविल सोसाइटी जो है वो लड़ रही और साथ साथ सियासी बातों पर भी लिखती थी। तमाम सियासी पार्टियों के जिनका काम है उसके ऊपर भी वो बड़ा लिखती थी और अच्छा लिखती थी। मैंने कहा नहीं चाहता था कि ये काम पढ़ना चाहिए, इंतजार होता है हमने लिए, लेकिन हमारे पास यादें हैं और हमेशा यादें हैं और हमेशा उनके कहने का और उनके
अल्फाज का जिक्र करते हुए शुक्रिया। इतने बड़े बड़े नाम हैं माशाल्लाह, सब यहाँ पढ़ते हैं, वो बहुत अच्छी रही है। और आपा के काम के हवाले से भी बात हुई, उनकी शख्सियत के हवाले से मैंने जो आपा को ज़ाती हैसियत में काम तो देखना आप लोग बहुत अच्छे से बयान कर सकते हैं, लेकिन आपा का तो मेरा एक पर्सनली ताल्लुक रहा है कि मुझे भी याद कि मेरी उनसे पहली मुलाकात कब हुई थी, लेकिन ये इस बात पर यकीन है कि जैसे जैसे उनसे मुलाकातें होती गई ज़िंदगी में रोशनी आती गई, ऐसा महसूस होता है। और अभी भी मैं ये महसूस कर रही हूँ, सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है। मगर को आपा की तबीयत बहुत ख़राब थी, मंगल और बुध की दरमियानी रात को आपका जो भी है ज़्यादा नहीं होते, सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके बावजूद यकीन नहीं है कि आपा हमारे दरमियान है। मैं तो आपा का वजूद हवा के झोंके के साथ भी महसूस करती हूँ। कल डॉक्टर फातिमा से भी बात हुई, इससे पहले भी आज इमरान जी से भी बात रही, तो उन्होंने यही कहा कि इंजेक्शन स्कूल नहीं आ सकेंगे तो मैं और हवा और उनकी जगह ज़रूर आए। हमने कहा नहीं, हम जाएंगे। जुबैदा आप यकीनन एजुकेशनिस्ट की और किताबें लिखती रही हैं, बहुत मोतबर और मारूफ सहाफ़ी हैं। यहाँ तक पहलू चाहे मुजाहिद कॉलोनी का मामला हो, गुजर नाले का मामला हो कि लोगों को बेघर कर दिया गया हो, फौरंगी पायलट प्रोजेक्ट के साथ जो जाते रही हैं उसका मामला हो, सब पे आता है और बहुत खूब लिखा है और उसका काम तो आप सब करते ही रहे। हमने जब ट्रांसलेशन करनी शुरू की आपा ही के कहने पर, और आपा का ख्याल ये था कि लोग उर्दू में ज़्यादा बेहतर समझते हैं बनस्बत अंग्रेज़ी में। जिसकी अंग्रेज़ी अच्छी है वो भी उर्दू में ही पढ़ना चाहता है, तो क्यों ना उसको उर्दू में करना है। तो मुझसे वो कहती थी कि हम इसको किस तरह लोगों तक पहुँचाएं। आपा अपनी वेबसाइट पर लगा दिया करती थी उर्दू ट्रांसलेशन, और मैं फेसबुक पे लगा दिया करती थी उनको टैग करके, इसके अलावा मैं नहीं कर पाती थी। मैंने आपा से कहा कि हम व्हाट्सएप पे इसको चला दिया करें, उन्होंने कहा नहीं, लोग डिस्टर्ब होंगे। फिर मैंने उनको यकीन दिलाया कि मैं कोई ग्रुप बनाने नहीं जा रही हूँ, व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट आप लोगों को अंदाजा है, उसमें सबके पास इंडिविजुअली जाता है, कोई डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन आपा ने मुझे कहा कि पहले तुम सबसे परमिशन लो कि आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे, आपको उर्दू का भेजा जाए या अंग्रेजी का। और उन दिनों आपा की आंखें मजीद जाना शुरू हो गई। ये मैं आपको 2023 की बात बता रही हूँ। आपा की आंखें ग्रेजुअली कम होती चली गई थी, तो आपा ने मुझे फ़ोन पर 260 कॉन्टैक्ट नंबर दिए। फ़ोन पर एक एक नंबर मुझे डिक्टेट करती और मैं अच्छे बच्चों की तरह वो नंबर में लिखती गई। अंग्रेजी का ब्रॉडकास्ट मैंने अलग बनाया, उर्दू तो अलग, क्योंकि हर कोई नहीं पढ़ना चाह रहा था, किसी को उर्दू चाहिए कि किसी को इंग्लिश। जब उनको इस बात पर यकीन हो गया कि हाँ लोग डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, उन्होंने कहा अब तुम ये काम करो। हम ट्रांसलेशन करते थे, मैं ट्रांसलेशन करती नहीं थी, वो मुझे सिखा रही हूँ, ये मेरा एक सीखने का मरहला था। और जब तक उनको तसल्ली नहीं हो जाती वो उसको मैं उनको ईमेल नहीं कर सकती। जब तक तसल्ली नहीं होगी तो फिर वो उनकी वेबसाइट पे लगेगा या मैं उसको पब्लिक में भेजूँगी। और अक्सर वो हंसती बहुत खुश रहती थी, वो कहा करती थी कि सीमा तुमने जो बातें लिखी हैं ये तो हम कहना भी नहीं चाह रहे थे, तो ऐसा क्या, गलतियाँ मत करती थी ना मैं, तो ऐसा क्या करो कि पहले तुम उर्दू में लिख लिया करो, हम इसको बाद में अंग्रेजी में कर लेंगे, क्योंकि ख्यालात कहीं से कहीं चले जाते हैं, तुम समझती नहीं है मेरी बातों को। तो वो सारी चीज़ें उनकी याद आती हैं। आप कहती थी हमें तो मीठा इतना पसंद है कि हमें यकीन है कि अगर हमारे मरने के बाद मीठा रखा गया तो सबसे पहले उठ के हम ही खाएंगे। हम बहुत शौकीन हैं मीठे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं, और जाते जाते फिजिकली वो अपनी आंखें डोनेट कर गई हैं, लेकिन वो साहिब बसीरत थी और उन्होंने मुझे यही सिखाया कि बसारत लामहदूद है, आप जहाँ तक देख सकते हो ज़रूर देखो, अपने हिस्से का काम करो। और जो मुझे ट्रांसलेशन करना सिखा रही थी, सीखने का मन रहता ही है, तो कहती कि हम तुम्हें पकड़ के सिखाएंगे जरूर। इसकी वजह यह है कि एक चिराग से कई चिराग जलते रहना चाहिए। हमारी अपनी रोशनी कहीं भी मदम होने नहीं जा रही, हमारी ख्वाहिश है कि हम इस चिराग को जला के रखें। तो मैं हवा और शमा अस्करी और हवा मुझे आपा की फैल मिली, और इन दोस्तों पर मैं इसलिए आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ कि ये आपा के हल्का अहबाब में से निकल कर आएंगे, फिल्टर होकर आएंगे। मुझे यकीन है कि इन लोगों में बहुत कुछ है, तभी आपा इन लोगों को
अपने साथ क्लोज रखती थी। कल बेला जैसा कि कहते प्रोग्राम था, इत्तेफाक से मैं नहीं जा सकती, तो मुझे पता चला कि डॉक्टर फातिमा ने कहा कि जब पहले कोई इवेंट होता था, कोई बात होती थी, तो हम कहते थे कि आप अपनी लिस्ट में से बता दें कि किसको बुलाना है। तो कहती थी हमारी जो 3 ही दोस्तें हैं, पप्पा, शमा और सीमा, यही हमारे दोस्त हैं, यही हमारा है। तो यकीनी तौर पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आपा ने हमें बहुत 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 नवाजा, पीरों को हमें बहुत कुछ देकर गई हैं। और अब जो आज हम यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सब अपनी अपनी जगह कुछ सगे, आगे हम देखें कि हमसे मज़ीद कितने लोगों को रोशनी मिल सकती है, वो अपने हिस्से का दिया चलाए। बहुत शुक्रिया। जनाब से जलना चाहिए, और ये आपा का भी था, चाहे वो एक्टिविज्म जर्नलिज्म में हो, जब हम बाहर से वापस होती या अखबार को छोड़ने के बाद रिजॉन में कॉलम लिखा करते हैं, तो वही कहाँ उनकी रोशनी पहुँच सकती है। यहाँ मैं मदीना सरकार साहिबा भी मौजूद है, उनसे चाहूँगी कि वो वैदा आपा के बारे में अपने ख्याल देखा। मदीना सरकार हमारे साथ हिमायू नसीर साथ भी मौजूद हैं, हमारे पास से प्रोफेसर नसीर के साहबजादे हैं, जो इस स्कूल के एक तरह से एक्टिव मेंबर और शुरू के फाउंडिंग मेंबर में शामिल हैं। हिमायू साहब, आप जुबैदा आपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आपका मदद करने का। मुझे पूरी तरह से प्रोग्राम करने में बहुत ही पता नहीं था, वो कोई तैयारी की है, लेकिन मेरे खानदान के बच्चों के लिए है इंडिया और पाकिस्तान में, तो सभी लोग बहुत उनसे बातचीत की और 3 से भरा मुलाकात 3 से रहता हुआ थे। लेकिन आप लोगों का मदीना सरकार का तो बहुत इज्जत सुना मैंने उसके और इज्जत के अल्फाज में आप लोगों को उन्होंने याद किया है और के जो भी उनका प्रोग्राम मैं आपको मालूम आ रही है चला के तो शरीर तौर पर और ज़्यादा भी करते थे आपने कुछ कहना चाहिए? अच्छा, आप ही मलिया, सॉरी मैं जी मलिया। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी बात करने के लिए, लेकिन थैंक यू सो मच। आपस के तारुफ जो है वो ऐसी स्टार्ट हुआ जब मैं अपने अंदर करने पहले थी, जो मैं इंग्लिश के रोल प्ले थी एज ए गेट कीपर पाकिस्तान डेलीगेशन। लेकिन वो जो तारुफ के साथ करना वाकई बहुत और उनको ही बदलने को हो गया। बाद में अभी जैसे बहुत सारे लोग जैसे उन्हें किताब है काफ़ी रेगुलरली इंटरेक्ट करने का मौका मिला। और मुझे याद है कि रात को काफ़ी देर में साथ चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ को एडिट की और वो बड़ी काफ़ी होती थी कैसे वो इलाज करके उसको देख रही है, लेकिन कितना इंटरेस्ट था और कितनी ज़्यादा हमेशा सरकार के बहुत सारे सेशंस करती थी ऑनलाइन, तो वो उसको ज्वाइन करती होती थी हमेशा रेगुलरली। और फिर एक ही सवाल हमेशा पूछती थी व्हाट अबाउट द चाइल्ड, ये बच्चा कहाँ है के बात कर रहे हैं, या अगर हम बच्चे स्कूल एजुकेशन को रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहे हैं। आपा ने सिर्फ जो चीज़ सिखाई है देख के रिसर्च इस तरह से करती है, she had that childlike curiosity. She would ask questions, interesting है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करती, और उसमें ज़्यादा मज़ा इस बात का अंदर था कि कैसे जो सारे इदारे थे उसको है she never tried, never got them, उसमें अपनी रिसर्च करती थी,
जितने ज़्यादा लोगों से मिलती हूँ सरकार मुझसे पूछती थी बाद में जो अक्सर ही मैसेज आ रहा था कि कॉलेज में रजिस्ट्री के बताओ एजुकेशन रिसोर्स जो हमारी हैं पॉलिसीज़ हैं उसको बढ़ रही होती आई थिंक जो मेन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम हर इज कमिटमेंट जो हुई वो और एक लोगों से प्यार होता तो जहाँ भी दोस्त बना लेती बहुत सारे गाँव लोग नजर आते थे तो जब मुझे याद है जब वो लाहौर आते थे लाहौर आते तो निशा कोशिश करती थी कि अगर लाहौर आती है तो वहाँ पहुँच जाऊँ नांगल आती वहाँ पर पहुँच जाऊँ मुसाफर करके के साथ रहने के इतफाक़ कराची में मैं जब भी आती शादी के बाद फातिमा आपस से भी कभी बहुत ज़्यादा मुलाकात हुई I think बहुत incredibly like larger than life कि ऐसे किसी और इंसान को मैं बस जानती हूँ जो कि मेंटर हो दोस्त हो और इतना विद्वान हमेशा रहा हो बहुत शुक्रिया और इस कराची में नहीं आ सकती लेकिन तमाम लोगों के साथ दोस्त हैं ज़रूर उन्होंने कहा कि हम सबको दूसरे को हर एक को इतना स्पेशल फील करवा जो मेरा नाम फायजा काजवानी है मेरी मुलाकात मुस्तफ़ा से AMI इंस्टीट्यूट में हुई थी जो मुझे यहाँ से रिकमेंड किया था कि आप जाके मॉन्टेसरी का कोर्स तो जब वहाँ पे मैं गई हूँ और जब मिसेस मुस्तफ़ा से मेरी मुलाकात हुई तो यकीन जानिए मुझे ये नहीं लगा था कि मुझे पहली दफ़ा मिली इतनी मोहब्बत से इतनी अपनायत से वो मुझसे मिली हैं और उनका यही था कि बच्चों की तालीम जो है वो उर्दू ज़बान में उसको करती है क्योंकि जब तक बच्चा समझेगा नहीं तो आगे वो किस तरह से लेके चलेगा और मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत नफीस खातून थी उनका लॉस एक बहुत बड़ा लॉस है जो मेरे ख्याल में कोई पूर्ण नहीं कर सकता बहुत चर्चे के मैंने ध्यान में शुरू किया वो ध्यान के मुख्तलिफ सेक्शंस की इंचार्ज रही है ज़माने में उसको वो एडिट करती थी फिर कोई ख़ास इश्यूज होते थे डाल के उनको भी वो एडिट करती थी फिर एक वक्त के अंदर डाल का पेज में वो एडिट करते थे लेकिन इनका सबसे बड़ा कारनामा जो है वो बुक्स में ऑथर का है जो उन्होंने निकालना शुरू किया बुक्स में ऑथर का ये ख्याल ये आइडिया मतलब ऐसा था कि जो साउथ के मुल्कों में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे बेहतर और सबसे उम्दा और अनोखा ख्याल था और ये बड़ा मयारी इसके अंदर जैसे जदीद शायर रिव्यू करते थे बल्कि लोगों से आर्टिकल भी दिखाई करती थी के अदब के अंदर क्या जा रहा है और पाकिस्तान के अदीबों शायरों के ऊपर किताबों पर रिव्यू भी हुआ उसका एक सेक्शन ये हमेशा कोई बिजनेस है इसमें हफ्ता का इंटरव्यू भी शामिल है सलीम का इंटरव्यू भी है और उसमें उन्होंने मेरा भी इंटरव्यू दिया था जो मैंने अपनी किसी किताब में शामिल किया है तो उनकी एक खास बात जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा वो जितने बातों की बहुत आर्टिकल लिखवाया करते दाम के जिस सेक्शन में नहीं उन्होंने दूसरे तौर पर आर्टिकल वो लिखवाए खासतौर से जब वो दाम के चिठौड़ी में नहीं है तो इसके अंदर मैंने सियासी आर्टिकल लिखते थे
जो हमें बहुत मजबूती थे और बगैर किसी एडिटी इसी तरह से शायद और लोग से काम करने के लिए और मुसलसल मुझे किताबें भेजती रहती थी और मेरी किताबों पर भी रिव्यू होता रहता था। तो मैं ये कहने में हम जाने कि पाकिस्तान में मुझे मैंने इतनी खबरों में रोशनास करने में बड़ा हिस्सा जो है वो अदबी होती का बड़ा हिस्सा है जिसकी वजह से मैं रोशनास हुआ। लेकिन साथ ही साथ में उनके साथ अपने दोस्त का नाम भी लेना पसंद करूँगा कि जो तमाम मैगजीन्स के इंचार्ज है कि उसको भी बच्चों में भी जिसमें मिट्टी होता था, बच्चों का रिसाला होता था और दाल के मुख्तलिफ हिस्से होते थे, वो भी उनमें खास आते थे। और एनकाउंटर पेज में हमारे सूफी साहब भी दिखाया करते थे। ये वो ज़माना था कि सहाफ़ी अपने कमरों में बैठकर नहीं लिखा करते थे, बल्कि लोग करते थे, उसको फ़ोन करते थे, उसको आया करते थे और कोशिश करते थे कि अखबार के अंदर आला और मयारी असामी जो हैं वो शाये। बाद में भी अगर रिटायर हो गई थी, लेकिन मेरे उनसे कभी कभी टेलीफोन में बात हो जाती थी। वो मतलब कि आखिर वक्त तक बड़ी बारी कर रही उनका जो आर्टिकल हफ्ते के अंदर लिखती है कराची में अदबी और में भी वो शिरकत करती थी। वो कोशिश करती थी कि जो भी नई किताबें हैं अपनी ताबीना होने के बावजूद उन किताबों तक उनकी रसाई हो और वो पढ़े कि क्या लिखा गया है, क्या नए ख्याल आ रहे हैं। मेरा एक ख्याल है कि पाकिस्तान की एडिटिंग और सहाफती दुनिया से अब ऐसी शख्सियतें जो हैं मौसूफ हो रही हैं जिन्होंने संजीदगी के साथ इनकी काम किया है, जिन्होंने संजीदगी के साथ ऐसे लिखने वालों की सरपरस्ती की है कि जिन्होंने बगैर किसी तासुब के और बगैर किसी डर खौफ के अपने ख्यालात का इजहार किया है। तो मैं साथी तौर पर भी ज़ुबैदा मुस्तफ़ा का ख्याल मुझे आता है और वो पुरानी बातें याद आती हैं और हम जो है अंग्रेज़ माजी से बेजार रहते हैं, लेकिन माजी की यही यादें हैं जो हमारे साथ जिंदगी में रहती है। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा के बारे में बोलने की इजाज़त दी। शुक्रिया। मैं रियाज शाही डायल साहब से गुजारिश करूँगी। ये कोई उस हवाले से तो बात नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी दोस्तों ने किया है कि अजमत के हवाले से, काम के हवाले से, लेकिन मैं अपनी ज़ाती जो उनका मेरे साथ रब्ता हुआ था उसके हवाले से मैं बात करूँगा। 2013 में मैं एक प्रोजेक्ट देख रहा था कोऑपरेटिव फार्मिंग के हवाले से, तो सेक्टर डिवीज़न में प्रोजेक्ट डायरेक्टर था। तो किसी दोस्त ने, हमारे मस्जिद का दोस्त ने हमको बताया कि ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है जो बगैर किसी ज़मीन वाले जो भाई हैं, औरतें हैं, उनकी कोऑपरेटिव बनाकर काम किया जा रहा है। तो उनसे उन्होंने रब्ता किया, मैंने उनको बताया कि बहुत अच्छा सक्सेस है। गवर्नमेंट ने कुछ, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, कुछ सब्सिडी दी थी, वो सीनियरली से लेकर हमने उन लोगों तक पहुँचाया है। उनका कटाई जो है फार्म लिया है, उनका कटाई काम कर रहे हैं, तो बहुत सक्सेसफुल है। तो फिर वो प्रोजेक्ट जो है, आपको पता है कि ऐसे प्रोजेक्ट अच्छा क्या होते हैं, तो ज़ाहिर है तो उन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर उनसे जो उसमें काम कर रहे थे, जो फ़ायदा ले रहे थे हमारी, उनके नंबर लिए, उनसे इंटरव्यू किए और उस हवाले से लिखा गया
उसने कॉलम लिखा कि भाई किस तरह जो है एक तब्दीली आ सकती है और उस तब्दीली को कैसे जो है हमारे हुक्मरान हमारे जो उस हवाले से जो मुसल्लत हैं लोग वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं। तो मुझे खुशी हुई क्योंकि उनसे जो फिर रास्ते रहे आखिर में जो है राज सईद की वफात से पहले मुलाकात हुई थी, तो उनको हमेशा गुलशन स्कूल के हवाले से, इर्तिका के हवाले से, और चीज़ों के हवाले से, इर्तिका रसाले के हवाले से मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी और उनका दिल यही करता था कि ये चीज़ें आगे बढ़ें। और इस हवाले से ज़ाहिर है उनका जान के हवाले से और चीज़ों के हवाले से उनके दोस्तों ने बताया है, मैंने कुछ जो चीज़ें बताई हैं वो इस हवाले से थी। और उनका मैं तो ये समझता हूँ कि उनका जो एक काम करने का अंदाज था वो आला किस्म का था। पिछली जो उर्दू आर्मी कॉन्फ्रेंस थी उसमें उनका एजुकेशन के हवाले से एक सेशन में रखा गया था, तो मुझे उसकी दोस्त ने बताया कि उसको ये पता पड़ा है लेकिन उसको कहा नहीं गया है। तो उसने कहा कि मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि बताया नहीं गया है, सिर्फ एक अपने हवाले से जो है सेशन में लिखा गया है, तो ये इतना मुनासिब नहीं है कि किसी इंसान को वो इज्जत नहीं देते हैं तो नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे किस्म के लोग बगैर किसी मेरे ख्याल में शोहरत के लालच के काम करते हैं, वो अजीम इंसान है मेरे ख्याल में, वो उसी भी है हमारी दिलों में आज तक जिंदा भी है, आइंदा भी जिंदा है। हमारे पास ऑनलाइन जो है प्रोफेसर एजाज कुरैशी मौजूद है। प्रोफेसर एजाज कुरैशी साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? और शुक्रिया आपका मेहरबानी मैडम। आज का प्रोग्राम आपको जैसे दुआर को इस तरीके से बेहतरीन अंदाज से चला है और मेरे ख्याल में मैडम जुबैदा मुस्तफा हमारे ग्रुप की बहुत ही बड़ी कानफर थी, बड़ी नामवर कानफर थी और उन्होंने जो काम किया है इस पूरे मुल्क के लिए चल रहा है, खास जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए या जो काम करना चाहते हैं जिनसे मेरी कोई 20-25 साल से मैडम से मुलाकातें हुई। मैं जब घर में जाता था काफ़ी डिस्कशन और बहस मोबाइल से और काफ़ी चीज़ें होती रहती थी। एक दफा पर कभी कहा कि जो उन्होंने तारीख में लिखा है ये किताब अंग्रेजी को सदी में किया है और उसकी जबान से भी मोहब्बत करती और बड़े अच्छे तरीके। तो फिर मैं तो वो काम कर नहीं सकता, थोड़ा समझ में नहीं आया। फिर डॉक्टर सानिया हुसैन साहबा ने ये काम किया। उसके बाद वो किताब मुझे दी, फिर मैंने उसे पढ़ के थोड़े और मजामी और रेफरेंस पर हिंदी में और अंग्रेजी में लिख के सबके नौजवान को स्कूलों में और यूनिवर्सिटी में भेजा। तो इस तरह से फिर से बड़े ताल्लुकात में बन गए और जो इस अंदाज डांस अखबार में ये 20 साल तक मेहनत की और मज़ामीन लिखे और पूरे इश्यूज पे ढूंढे और सिर्फ के उन पे कोई कलम और बहुत बड़ा एक किस्म का काम था जो कि मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा दुख था। और जो नौजवान छात्र या और जो हमारे बुजुर्ग हैं या असातिज़ा हैं उनके हवाले भी मैंने किया और मैडम से बार बार मुलाकातें होती रहती थी और उनसे जो इंस्पायरेशन हमें मिलती थी वो हम आगे ले आते थे और बैठ के इस तरीके से और उनकी आर्टिकल जो थी वो बहुत बेहतरीन दान में पढ़ के मैं अपने घर में बच्चों के साथ भी डिस्कस करता था। दान अखबार में मुझे अभी आज 50 साल हुए हैं अपने घर में दान को खरीदे और उसे बाद में जुबैदा साहबा आई, उनको भी 25-30 साल हो गए हैं और दान अखबार में पता नहीं है, तो हमें उनको याद करना चाहिए। और जिस अंदाज से उन्होंने पूरे के मुल्क का
तालीम का निज़ाम या उनका जो समाजी निज़ाम था, सोशो पॉलिटिकल सिस्टम, उसको जिस तरीके से उन्होंने उठाया, और वो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग हमारे मुल्क में ये बात करते हैं। बहुत ही थोड़े लोग थे, आली रहमान साहब थे या मैडम जुबेदा थी, तो इस तरह से ये काम हो रहा था। मेरे मेरी तो गुजारिश होगी नौजवान सब लोगों को, ताकि इस चीज को बढ़ाएं और जो अभी स्कूल हैं मुल्क में स्कूल है, आजकल पर उन्होंने सिर्फ पे बड़ा काम किया और फोकस किया। तो सिर्फ की हालत वैसे भी तालीम की बहुत ही खराब है। हमारे काफी जान सामने बैठे हैं, वो काफी बात जुड़ रहे होंगे, इसके हमें काम करना चाहिए। और एक मुल्क का एक बहुत ही अलग रूप है और संसद में काम कर रहा है मेंबर हैं, तो हम समझते हैं कि इस अदारे के जरिए जो तालीम का मामला है या जो जुबेदा मुस्तफा का काम था, उसको अगर हम कुछ और बढ़ाएंगे आगे, उसमें करीब जुमा के साथ कुछ गुजारिश होगी। इसी हवाले से एक मीटिंग कार्यशाला देते हैं और भी है, हम करें तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल में डॉक्टर मुबारक अली साहब हमारे सरबराह बन सकते हैं, क्योंकि वही मुल्क के बड़े से बड़े दानश्वर हैं, तो डॉक्टर मुबारक अली साहब मौजूद हैं और भी काफी लोग हैं जो बैठ के ये काम करते हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा बहुत अच्छा वास्ता जुबेदा साहब से रहा, बार बार मुलाकात में उनसे सीखने का बहुत मौका मिला और मैं समझता हूँ चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे और नौजवानों को, औरतों को, मर्दों को हम अगर शामिल करेंगे और इत्तेफाकी जरूरी काम करें तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर होगा। मैं आज इस सेमिनार के प्रदर्शन होने के इफ्तिताह को जावाद और मुबारकबाद के नाम लोगों ने इतना बड़ा अच्छा काम किया और वोट के बहुत बड़े सांसद को याद किया, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उन्होंने लैंग्वेज का जिक्र किया, इफ्तिखा हमने जुबैदा मुस्तफा साहिबा की सरबराही में, बल्कि हम कह सकते हैं 4 दिन की 2017 में कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें तानिक रहमान साहब भी आए थे और पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में जिस तरह उनकी मशवरे शामिल थे और मुस्तकिल कौन सी वीडियो दिखानी, किस तरह करना, वो सारी उनकी गाइडेंस में। प्रोग्राम को कंक्लूड करते वक्त ज़ाहिदा हिना ने एक बहुत खूबसूरत कॉलम जो है वो अखबार में लिखा जुबैदा आपा के हवाले से, और उनका बड़ा कभी ताल्लुक भी रहा है। तो मैं ये चाहूँगी कि यहाँ पे कामरान अब्बास जो इफ्तिखा में भी एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी हैं और ज़ाहिदा हिना साहिबा के दामाद भी हैं, तो कुछ इक़्तिबासात पढ़ के कंक्लूड करें इस प्रोग्राम। मोमा जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे मुझे कहा बात करने के लिए, क्योंकि ये भी ऑनर होता है जुबैदा आपा जैसी शख्सियत के लिए 2 लफ्ज़ कहना। 2 मिनट में दूंगा, एक तो मैं एक्सर्ट जो इक़्तिबासात हैं 2 पैरा वो पढ़ूँगा ज़ाहिदा बच्चे के। यहाँ में एक बात और बताना चाहूँ कि मैं अपने आप को वाकई मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ कि आपा से मुलाकातें रहीं इफ्तिखा के हवाले से। इसी जगह के ऊपर वो 2 दफ़ा 3 दफ़ा उनसे यहाँ पर मुलाकातें हुई और वो जिस अंदाज में आती थी, बिनाई के उनके मसले थे, मगर जब तक सच्ची लगन ना हो, जब तक आदमी इस हालत में, इस अंदाज में नहीं आ सकता। अभी 3-4 महीने पहले भी उन्होंने यहाँ पे इस स्कूल के अंदर विजिट किया है। और ज़ाहिदा बाजी का जो बात की हुमा बाजी ने, इधर भी मैं आपको बताता चलूँ कि जब खबर मिली ज़ाहिदा बाजी को तो उन्होंने फ़ौरन कॉलम किया दूसरे दिन, और ये बहुत ही मुझे नहीं पता कि कभी ऐसा हुआ हो कि कॉलम वो लिख चुकी थी जिसका हुमा बाजी हवाला दे रही हैं। 2 दिन के बाद ज़ाहिदा आपा की वो खबर आई कॉर्निया वाली, जो उन्होंने अपनी आँखें एक उस्ताद को लगी और अब वो देख सकता है, तो वो रह नहीं सकी। उन्होंने दूसरा कॉलम भी फ़ौरन, वो आपकी नज़र से शायद नहीं गुजरा है, दूसरा कॉलम भी उन्होंने जुबैदा आपा के ऊपर लिखा और उसके अंदर आज के इस प्रोग्राम का भी जिक्र था, इफ्तिखा और ये GPS स्कूल का भी जिक्र था। तो ये मैं आपकी खिदमत में बताना चाहता था।
اور یہ جو وہ کر گئی ہیں مطلب اپنے انتقال کے بعد بھی جو وہ کر گئی ہیں وہ ایک نئی ڈبیٹ ہے. یہ باقاعدہ آرگن ڈونیشن جو ہے وہ، اور جس انداز کا زاہدہ باجی نے کالم لکھا، یہ موٹیویشن دے گئی ہیں، انسپریشن دے گئی ہیں کہ جس طرح ہم خود اگر نہ رہے تب بھی اگلوں کی زندگیوں میں ہم روشنی پیدا کر سکتے ہیں. صرف میں 2 چھوٹے چھوٹے ایکسپٹ جو ہے وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا زاہدہ صاحبہ کے کالم سے. ان کی شخصیت میں کوئی بناوٹ نہ تھی، جو بات دل میں ہوتی وہی لب پر آتی، مگر انداز ہمیشہ شائستہ، بات میں نرمی اور لہجے میں ایسا وقار ہوتا کہ اختلاف بھی ادب کے دائرے میں رہتا. وہ ان معدود چند افراد میں سے تھیں جو دلیل سے بات منواتی تھیں، شور سے نہیں. ان کے جملوں میں تلخی نہ تھی لیکن کڑوا سچ ضرور ہوتا تھا، اور یہی ان کی تحریر کی خاص بات تھی کہ وہ پڑھنے والے کو صرف آگاہ نہیں کرتی تھی، متحرک بھی کرتی تھی. اور یہی متحرک وہ اپنے نہ ہونے کے بعد بھی جو ہے وہ کر گئی ہیں. ایک آرگنز جو انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں. اور ایک چھوٹی سی 2 لائنیں اور میں پڑھ دوں. ان کے کالم صرف خبر کا تجزیہ نہیں ہوتے تھے، وہ سماج کا آئینہ ہوتے تھے. ان میں تاریخ کے سرے بھی ملتے تھے اور آنے والے دنوں کی جھلک بھی. کبھی وہ تعلیم کے نظام پر لکھتی، کبھی مادری زبانوں کی اہمیت پر، کبھی بچوں کے حقوق پر، لڑکیوں کی تعلیم پہ، اور کبھی پسماندہ علاقوں کی محرومیوں پر. ہر موضوع پر ان کی گرفت ایسی تھی کہ جیسے وہ برسوں سے اسی ایک مسئلے پر کام کر رہی ہیں. بہت شکریہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نایاب ہیں اور وہ ہمیشہ رہیں گے اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنی شخصیت کے ذریعے، چاہے فزیکلی نہ موجود ہوں، جیسے ودیا رانی نے کہا کہ وہ موجود نہیں ہیں لیکن وہ ہم سب میں کچھ نہ کچھ حصہ دے گئی ہیں. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ جمع ہوئے. بہت سے لوگوں نے کالم لکھے ہیں، بہت سے پروگرام بھی ہوں گے زبیدہ کے آپا کے بارے میں اور ہو رہے ہیں. اور جو ہمارے آن لائن موجود ہیں شرکا، ان کا بھی بہت بہت شکریہ کہ وہ آج اس میں شریک ہوئے زبیدہ آپا کو یاد کرنے کے لیے. بہت شکریہ.